सो दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर द डे गाइस। ये सिर्फ आप में से जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड के नहीं है उनको मेरे ख्याल से एक नई चीज दिखेगी, बाकी जो लोग धंधा कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी ये सब जानते हैं। तो एक बिजनेस को एनालाइज करने के लिए आपको एक व्यू चाहिए होता है, एक एंटरप्रेन्योर का या बिजनेसमैन का। इसलिए बोलते हैं जो स्टॉक मार्केट में बंदा बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहा है ना, वो ज्यादा अच्छा करता है। नौकरी वाले नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि नौकरी वाले घर जैसे हमारे थे, तो हमारे घर में बिजनेस करना है ये बोलना ही पाप है, अलग से डांट पिटेगी, यही होता है ना। बिजनेस करूंगा तो घर वाले तो उल्टा दो बातें सुना देंगे। तो वी आर नॉट बेसिकली बोलिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि भैया बिजनेस करो, तो बिजनेस लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है ना घर पे। लेकिन जिसके घर में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो उनके पेरेंट्स हर चीज में उनको बिजनेस की लर्निंग ही दे रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा ही वही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस को कैसे देखा जाता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कल को जाके आपने न्यूज पढ़ी तो उसका इंपैक्ट कहाँ आने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, बिजनेस को हम लोग क्यों बाय कर रहे हैं, तो उसके 3 अप्रोच होते हैं। पहला तो 1 साल की अर्निंग कितनी है ये बताओ, दूसरा जिंदगी भर की अर्निंग कितनी है ये बताओ, और तीसरा भविष्य की अर्निंग कितनी आ सकती है। तो 3 रेशो है, पीई, पीबी, फॉरवर्ड अर्निंग्स। बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम बुक वैल्यू को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इवेंचुअली टोटल शेयर होल्डर फंड उसमें बैठा हुआ है और एक्चुअल में आप टोटल शेयर होल्डर फंड और डेब्ट को देख रहे हैं। तो आपको कोई रेशो देखने की आवश्यकता ही नहीं। साउंड्स गुड। कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगी या कोई भी धंधा अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा, तो 3 हिस्से में धंधा बटा हुआ है। तो 3 कौन से? बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब रॉ मटेरियल साइड कॉस्ट बचाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बिजनेस को ही ऑप्टिमाइज कर दो। जैसे कॉफी की दुकान में ग्राहक नहीं है तो एसी बंद करो तो आपकी बिजली बचेगी ना। मैन पावर ज्यादा है, मैन पावर काट दो, इससे भी आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। लेकिन बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। और जितनी भी कंपनी इतनी बड़ी बनी है वो ऑप्टिमाइज ऑलरेडी कर चुके हैं अपने बिजनेस को, तो वहां पे वैसे भी प्रॉफिट मिलने का नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विच इज सेल्स। और यही आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है क्या कंपनी में, यानी कि भविष्य में कैन द कंपनी ग्रो। बस यही सवाल का आंसर ढूंढिए। बस ये आंसर मिल गया तो आपके एनालिसिस अकॉर्डिंगली अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, विच आर द वेज कंपनीज कैन इंक्रीज द प्रॉफिट। सबसे पहला, अपनी सेल्स बढ़ा दो। दूसरा, अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दो। भाई कॉफी को ही महंगा कर दो 5 रुपए, तो ग्राहक आपके टूटेंगे नहीं, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी है धंधे में। ये तो आपको पता है ना प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। एक आता है टैपिंग न्यू मार्केट्स। जैसे आपने ज्योग्राफिकली कहीं एक्सपांड कर दिया तो भाई इसमें भी आपको पैसा मिल जाएगा, सेल्स बढ़ेगी। देन एडिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप कॉफी बेच रहे थे तो सैंडविच भी बेचो, क्योंकि ग्राहक वो भी लेके जाएगा, तो इससे आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो कभी भी कंपनी नया प्रोडक्ट ऐड करती है अपने पोर्टफोलियो में तो वो नेचुरली उसको प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि बाकी के कॉस्ट तो सेम है ना। तो यहां पे आप ध्यान रखिए, कोई कंपनी न्यू लॉन्च तो नहीं कर रही है। ये एफएमसीजी हमेशा करती रहती है, ये हाथ पैर मारते ही रहते हैं एक दूसरे के धंधे में, न्यू लॉन्च होते ही रहते हैं। फिर आया एक्सपेंशन बाय एडिंग न्यू कैपेसिटी, क्योंकि सेल्स बढ़ानी है तो भाई कैपेसिटी बढ़ाओ। अब ये उधार को खींच लेगा भाई, क्योंकि आपने एक फैक्ट्री लगा दी नई वाली या नई फैक्ट्री खरीदी किसी से, तो ये उधार क्रिएट हो गया। अब सेल्स बैठ गई तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? जो कंपनी है जो उधार पे बनी थी उसका जो इंटरेस्ट है वो तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से ही खींचा जा रहा है ना। तो जैसे ही कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम कैपेक्स लाने वाले हैं, यानी कि कैपिटल एक्सपेंशन, तो स्टॉक नीचे गिर जाता है। जबकि ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए कि कंपनी ग्रो हो रही है। लेकिन एनालिस्ट को पता होता है कि कंपनी को ये नए प्लांट को लाने में 2 साल लगने वाले हैं, तो ये 2 साल की जो इसकी कॉस्ट है, लेट इट बी मैन पावर कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, इंटरेस्ट, ये किस पे आने वाला है? एग्जिस्टिंग सेल्स एंड प्रॉफिट के ऊपर। तो जब तक के वो ओवरहैंग रहता है ना, तब तक के वो स्टॉक दब जाता है नीचे। और यही रीजन था बालकृष्णा के ऊपर। बालकृष्णा इतना बढ़िया स्टॉक था, कंपनी ने डिक्लेयर किया हम कैपेक्स लाने वाले हैं, तो ऑन द मूव स्टॉक नीचे गिर गया। और फिर बाद में कंपनी ने बोला ठीक है अभी हम नहीं कर रहे कोई कैपेक्स, फटाक से ऊपर चले गया। अब ये आपको पता ही नहीं है कैपेक्स होता क्या है और आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई आप तो फंसोगे। तो ये सब चीजें बेसिक है, इसको जानकारी में रखिए। गूगल में जब भी शब्द आते हैं या न्यूज में आते हैं तो हल्का सा पढ़िए एक्स्ट्रा, आपको पता चल जाएगा कि भाई हो क्या रहा है कंपनी में। बट एकदम ही आंख बंद करके नहीं बैठना कि प्राइस ही देखूंगा, वो मतलब खत्म है भाई। आप फिर सिर्फ प्राइस को देखोगे तो निपट जाओगे।
एक होता है रिडक्शन इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, और जिसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है वो कुछ कर सकता है क्या? तो वहां पे दिमाग ही नहीं लगाना, वहां पे सिर्फ क्रूड ऑयल को देखते रहना, ऊपर गया तो समझ लेना ओपीएम खराब होने वाला है। और फाइनली ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर दीजिए। तो बहुत सी कंपनीज बोलती है एजीएम में कि वी आर ऑप्टिमाइजिंग आवर बिजनेस प्रोडक्शन लाइन। तो इसमें कुछ मजा नहीं, आप पहले से समझ लीजिए कि कितना ऑप्टिमाइज करेगा भाई अगला। अपन कितना एसी बंद कर देंगे दुकान में, समझो 3 एसी है, 2 बंद कर दिए, ऑलरेडी बंद करके चला रहे थे, अब वो तीसरा भी बंद कर देंगे क्या? तो ग्राहक ही भाग जाएगा। तो ऑप्टिमाइज करने का एक लिमिट है, उसके नीचे कोई नहीं जा सकता। ऑलरेडी ये बिजनेस ऑप्टिमाइज्ड है, आप पहले से लेके चलो। तो कोई भी चीज इनमें से आपको न्यूज में दिखती है ना कंपनी रिलेटेड, तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपकी एनालिसिस होगी आगे। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं प्रॉफिट्स को, बहुत सिंपल। सबसे पहले रॉ मटेरियल, दूसरा कंपटीशन। जियो आया, फोकट में बांटा सबको। भाई आपके बाजू में एक दुकान खुल गई सुपरमार्केट या एक कॉफी की दुकान, आप बेच रहे हो 100 रुपए की कॉफी, वो 60 रुपए में बेच रहा है, और आप बोल रहे हो नहीं मैं तो कंपनी में धंधे में इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये पिछले 5 साल से दुकान चल रही है। तो भाई साहब आप उस दुकान में मत रहिए, क्योंकि अभी बाजू वाला दुकान खुल चुका है। अब वो सेल्स तोड़ देगा आपकी और आपके प्रॉफिट तोड़ देगा। आर यू गेटिंग दिस? तो कंपटीशन अगर आ गया डीप पॉकेट वाला, तो भाई स्टॉक को छोड़ दो। एक होता है इंटरनल इश्यूज विद मैनेजमेंट। आप लोगों को शायद से अभी पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उस समय मार्केट में एक्टिव थे कि नहीं। विशाल सीका साहब और नारायण मूर्ति जी, इनके बीच में एक फ्रिक्शन हुआ, आप गूगल करना आपको मिलेगा। ये दोनों अड़े थे कि भाई हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बनाएंगे कि सर्विस बेस्ड बनाएंगे। तो इस पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ, फाइनली सीका साहब को एग्जिट करना पड़ा। तो इन्फोसिस एक ही दिन में 7% गिर गया था, जबकि वो कभी गिरता नहीं इतना। गैप डाउन हुआ पूरा नीचे क्रैक, और बाद में गिरा भी 670-650 के भाव के आसपास आ गया था उस समय वो। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप थोड़े कॉशियस रहिए ट्रेड करने से पहले। भले स्टॉक सपोर्ट पे, लेकिन अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ चालू है ना, थोड़ा सा बच के रहो। नहीं समझ में आ रहा तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रेड ही मत करो। फिर अगर स्कैम हो जाए भाई, तो गलती से भी स्टॉक को बाय मत करो, क्योंकि डीएचएफएल में जब स्कैम हुआ था तो 600 पे चल रहा था स्टॉक, एक ही दिन 300 हो गया। अब आपको पता नहीं है कि क्यों 300 हुआ, तो आपको तो दिखेगा कि स्टॉक तो आधा हो गया। इवेंचुअली वो 10 रुपये पे जाके खत्म हुआ, पता है आपको, डीलिस्ट हो गया वो, यानी कि 0 हो गया उसका पैसा। तो अगर आपको 300 पे अच्छा लगा होता तो फिर तो आपने बाई किए होते, फिर 250, 200, 150, आप समझ रहे हो, उसका तल नहीं है। अब स्कैम हो गया ना, लेट इट बी पीसी ज्वेलर्स या फिर आईसीआईसीआई, क्योंकि आईसीआईसीआई में भी एक स्कैम हुआ था ना चंदा कोचर मैडम का, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के साथ इशू हुआ है ना, तो मैं उस कंपनी में जाता ही नहीं, क्योंकि रिपीट हो सकता है। पीएनबी में भी हुआ था, वो पत्थर को हीरा बना के दे दिए थे, पैसा ले लिए थे, डुबा दिए थे। तो भाई बस एक ही का काम था, वो एक ही ब्रांच मैनेजर के साथ ऐसा हुआ, आपके तो हजारों है, तो ये कितने सारे नाक बाहर निकलेंगे कुछ पता नहीं है। तो पहली बात है नमस्ते करो, और वैसे भी पीएनबी अपने स्टॉक कैटेगरी में आता ही नहीं। बट ऑलवेज रिमेंबर, एक बार स्कैम हो गया तो सपोर्ट अपोर्ट मत ढूंढिए, चुपचाप से एग्जिट करिए, मतलब भाग जाओ वहां से, जो भी लॉस है सब लेके निकलो, लेकिन डोंट स्टे इन द स्टॉक कि रिबाउंड करेगा, ये बहुत गलत अप्रोच होती है। फिर ये वाले फैक्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट है, बट आपको समझ में आ जाएंगे। पॉलिसी चेंज इन अनदर कंट्री। अब अपनी कंपनी पूरा माल यूएस में बेच रही है और यूएस में एक पॉलिसी चेंज हो जाए जिसके वजह से अपने को इम्पैक्ट होगा, जैसे फार्मा, तो आप उस सेक्टर में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत हेवीली पॉलिसी ओरिएंटेड सेक्टर है, ऐसा बोला जाएगा। लास्ट में लोकल पॉलिसी, अगर अपने देश की कोई पॉलिसी चेंज हो रही है जिससे अपने को बेनिफिट हो सकता है, नुकसान, तो उसके ऊपर नज़र बना के रखिए। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल आया, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आया, तो ये सब चीज़ों से कौन से स्टॉक में बेनिफिट होने वाला आपको पता ही है, तो उन सेक्टर्स में जाके निवेश करने की कोशिश करिए। और एक जो पॉइंट बच गया वो है इवेंट्स इम्पैक्टिंग ऑल द कंपनीज, ये तो आपको भी पता है। तो कोविड आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया था, अभी ये रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो सभी के ऊपर इक्वली प्रभाव डालता है। अब जो हाई डेप्थ रिटर्न कंपनीज है वो ज़्यादा गिरेगी, अच्छी कंपनीज भी गिरेगी, लेकिन जल्दी कौन उठ के भागेगा वापस? अच्छी कंपनीज जो डेप्थ फ्री है। तो हर एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, आपको बस ये पता करना है कि कौन से स्टॉक को हाथ लगाना है, कौन से स्टॉक को छोड़ देना है। नहीं तो गिरे हुए तो सभी होते हैं, सारे तारे जमीन पे ही है,
लेकिन कौन से तारे को उठाना ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप उठाएंगे DHFL, यस बैंक, तो वैसे के वैसे ही आपके जेब में भी गड्ढा करेंगे वो। तो वो मत करिए भाई, बस गलती। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन फॉर टुडे। वी आर समिंग इट अप। तो हम कौन सी कंपनीज को ट्रेड करेंगे या हम कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे? सबसे सरल बिजनेसेस, बिस्किट, चॉकलेट, किराने की दुकान, आइसक्रीम की दुकान, ऐसी जूते की दुकान, पेंट, बस यही कंपनीज में रहिए अभी। और दूसरा, ये बिजनेस को कोई रातों रात ना पलटा दे। जैसे एशियन पेंट को भी पलटा पाएगा क्या अभी रातों रात? मुकेश भाई बोल दे कल मैं कंपनी खोलूंगा, वो नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इतना भयंकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो नहीं कर पाएंगे ना। मारुति सेवा, आपको लगता है मारुति कार से बिकती है, मारुति ब्रांड नेचुरली कार का है ना, लेकिन लोग मारुति ब्रांड क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी है। अब मैं फोर्ड चलाऊँ, मैं जनरल मोटर्स चलाता था पहले, तो मैं हाईवे पे निकलूँ तो मेरे को चिंता हो जाती थी कि यार ये इसको कहीं सर्विस में कोई बंदा नहीं मिला तो मैं फैमिली के साथ लेके नहीं जाता था। फिर मैंने वो शेवी जब अपनी बेची तो फिर मैंने मारुति ले लिया। अब मुझे पता है भाई हर मैकेनिक इसको हाथ डाल देगा और हर सिटी के अंदर या सिटी टू सिटी में मारुति सेवा का सर्विस सेंटर है, तो मारुति को रिप्लेस करना इतनी ईजी है क्या? इसीलिए आप देखो अच्छी अच्छी कंपनी इंडिया में आके फेल हो गई क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ नहीं दी, विच इज सर्विस। तो ऐसे ब्रांड्स को कोई नहीं ला पाता। अब बस आप बाकी के गणित इसमें ऐड कर लीजिए और आपको ले दे के वैसे ही 10% स्टॉक आपके हाथ में आ जाएंगे। एंड दोज आर द स्टॉक जिसके ऊपर अपने को ट्रेड करना है। साउंड्स गुड? चलो, वी आर डन फॉर टुडे गाइस।